नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। संविधान हम लोग पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। लेकिन उससे पहले कुछ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने पढ़ना बिल्कुल ही शायद बंद कर दिया है, तो ये गलत बात है। परीक्षा ठीक है नज़दीक नहीं है, लेकिन परीक्षा आने वाली है। आज से 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद परीक्षाएं जो हैं एक साथ बहुत सारी आने वाली हैं। तो अभी से आपको प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर आप समय बर्बाद करते हैं वेब सीरीज़ देखने में या फिर कुछ और करने में, टीवी देखने में, मनोरंजन में, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा जब एग्ज़ाम अचानक से सामने आ जाएगा। और यही कारण है कि मैंने ये सीरीज़ शुरू किया था कि आप लोगों को जब तक परीक्षा आएगा तब तक आप लोगों को जो है पूरा का पूरा रिवीजन एक तरह से करा दूं, या फिर एक तरह से पूरी तरह से आप लोग जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, ताकि आप लोगों को परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा अपना भी कुछ स्वार्थ जरूर है, हर इंसान का होता है। इंसान मेहनत करता है तो कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए ही करता है, और वो उससे मैं भी अलग नहीं हूँ। लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। मेरे पास जो डाटा आ रहा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आप लोग वीडियो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। अगर देखना भी चाहते हैं तो ऑनलाइन नहीं देखते हैं, आप लोग डाउनलोड करके शायद देख लेते हैं या क्या करते हैं। बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, जबकि सबके पास मैं व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ, उसके बावजूद भी जो है बहुत कम व्यूज आते हैं। और ख़ास करके अच्छे वीडियोज़ पर तो और कम व्यूज आ रहे हैं। और आज के डेट में जो है पिछले 1 सप्ताह से मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ही पढ़ाई जो है आप लोगों की ठीक नहीं चल रही है। मेरे हिसाब से, जैसा मेरे पास डाटा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो ये गलत बात है। आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। जैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसा ही आप लोगों को भी मेहनत करना ज़रूरी है। मैं आपके बदले परीक्षा में लिखने नहीं जाऊँगा, परीक्षा में आप ही को सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, और एक ही साथ प्रेशर आ जाएगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और यही कारण होता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर से परीक्षा मिस हो जाती है, फेल हो जाते हैं लोग। और उसके बाद जो है पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है, पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लगातार पढ़ते रहिए, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा बताना ज़रूरी था। थोड़ी शिकायत करनी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप ही लोग अपने हैं। आप लोगों से नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। आज का हमारा विषय है उद्देशिका, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का वह मूल भाग है या फिर अभिन्न अंग है जिसमें संविधान के उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण मिलता है। संविधान सभा में जो संविधान निर्माता लोग थे उनकी क्या सोच थी और किस सोच के तहत उन्होंने संविधान का निर्माण किया है। 60 से अधिक संविधानों का अवलोकन करने के बाद हमारा संविधान बनाया गया है। तो आखिर उनका सोच क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, यही हमारे प्रस्तावना में वर्णित है। ठीक है, और यह जो है संविधान का मूल ढांचा है, मूल अंग है। यह भी बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है। तो आइए देख लेते हैं प्रस्तावना होता क्या है। तो प्रस्तावना जो है वह संविधान की शक्तियों का स्रोत होता है। ठीक है, संविधान की शक्तियों का स्रोत क्या है वह प्रस्तावना से हमें पता चलता है। इसके अलावा राज्य व्यवस्था की प्रकृति का परिचय भी हमें प्रस्तावना से पता चलता है। उसके बाद देख सकते हैं कि संविधान के उद्देश्यों का भी परिचय हमें प्रस्तावना से प्राप्त होता है। और संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए भी प्रस्तावना बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। और इसके अलावा ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी प्रस्तावना का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने प्रस्तावना को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। जैसे राजनीतिक चिंतक जो थे अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के महत्वपूर्ण तत्वों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रसिद्ध कानूनविद
ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र करार दिया था। इसके अलावा के एम मुंशी ने भारतीय संविधान को यानी कि प्रस्तावना को कहा था राजनीतिक जन्मपत्री, यानी कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कहा था के एम मुंशी ने। ठीक है, इसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने संविधान को अलग अलग स्वरूप में वर्णित किया है। ठीक है, तो अब पहले पॉइंट पर आते हैं कि संविधान की शक्ति का स्रोत किस प्रकार से है। तो भारतीय प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग नामक शब्द से शुरुआत होती है। और इसका मतलब होता है कि भारतीय संविधान की जो शक्ति है वह भारतीय जनता में निहित है। मतलब भारतीय संविधान जो है उसको शक्ति प्राप्त होती है भारत की जनता से। ठीक है, और संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृत किया था, अंगीकृत किया था, आत्मार्पित किया था भारत की जनता की ओर से। ठीक है, भारत की जनता की ओर से, भारत की जनता के लिए आत्मार्पित किया था, अंगीकृत किया था और अधिनियमित किया था। तो इसलिए प्रस्तावना यह बताती है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति का भी परिचय हमें प्रस्तावना से प्राप्त होता है। इसमें अलग अलग शब्द वर्णित किए गए हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का अर्थ यह है कि भारत जो है वह अपना मालिक स्वयं है। कहने का मतलब हमारा जो आंतरिक मामला होगा या फिर कोई बाहरी जो मामला होगा, विदेशी मामला जो होगा, उस पर निर्णय करने का अधिकार भारत का अपना होगा। किसी और देश का या फिर किसी और संस्था का, विदेशी संस्था का भारत पर कोई भी दबाव नहीं होगा। किस देश से मित्रता करनी है, किस देश से संधि करनी है, किस देश के साथ संधि नहीं करनी है, ये सब फैसले जो है भारत खुद लेगा। किस देश की सीमा पर अधिग्रहण करना है या फिर किस देश के लिए अपनी सीमा का त्याग करना है, किसी देश के साथ यदि अपने कुछ क्षेत्र का जो है वो अदला बदली करना है, वो सब फैसले भारत स्वयं लेगा। किसी और का इस पर कोई भी दबाव नहीं होगा। हालांकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण यह जो संप्रभुता है कुछ हद तक बाधित होती है। ठीक है, लेकिन भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है या फिर राज्य है। नेक्स्ट है हमारा समाजवादी। समाजवादी कहने का तात्पर्य यह है कि समाज के हर नागरिक को समानता का अधिकार होगा। कहने का मतलब कि समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग भी जो है उसको भी समाज में अग्रिम पंक्ति में खड़े होने का पूरा अवसर दिया जाएगा। और भारत का जो समाजवाद है दरअसल लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह जो है गांधीवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा का मिश्रित रूप है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक न्याय की परिकल्पना की गई है। आर्थिक न्याय की परिकल्पना के कारण जो है भारत को लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में जाना जाता है। भारत के समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। और एक विवाद था डीएस नकारा बनाम भारत संघवाद 1982 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया था कि भारतीय समाजवाद जो है वह गांधीवादी और मार्क्सवादी दोनों विचारधाराओं से प्रेरित है, लेकिन इसका झुकाव जो है वह गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा है। ठीक है, और लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वह नेहरू जी के विचारों से प्रेरित है। यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समाजवादी शब्द का विश्लेषण देखा। और ये समाजवादी शब्द जो है यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ठीक है, 3 शब्द मूलतः जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष के रूप में इसको ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई है। और इसके अलावा अखंडता शब्द, मतलब 3 शब्द जो हैं समाजवादी, अखंडता और आपका धर्मनिरपेक्ष, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने समाजवादी शब्द के बारे में देखा। अब हम लोग देख लेते हैं पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष। यह भी जो है जैसा मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसका अर्थ होता है कि भारत का कोई भी अपना जो है राज धर्म नहीं होगा। किसी भी धर्म को भारत जो है अपना राज धर्म नहीं मानता है, और प्रत्येक नागरिक को अपने अपने धर्म या फिर पंथ का जो भी जीवन पद्धति है उसका अनुसरण करने का पूर्ण स्वतंत्रता होगा। और इसीलिए जो है 25 से 28 तक का अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसी तरह से देखते हैं आप लोग, जैसे सिख लोग हैं तो वो कृपान अपने पास रखते हैं, पगड़ी पहनते हैं। मुस्लिम लोग हैं तो वो मस्जिदों में जा सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, अपना जो भी उनका त्यौहार है, ईद है, बकरीद है, मना सकते हैं। वैसे ही हिंदू लोग भी जो हैं वो अपना होली है, दिवाली है, जो भी पर्व है, टीका लगा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। मतलब हर धर्म के लोग को अपनी अपनी पंथ का अनुसरण करने का पूरा स्वतंत्रता यहाँ पर दिया जाता है, और किसी भी धर्म को विशेष जो है वो उसके लिए प्रावधान नहीं किया जाएगा, ऐसा भारतीय संविधान में कहा गया है। और इसके लिए एक वो भी आता है, विवाद भी आता है कि समान नागरिक संहिता क्यों नहीं है। मतलब कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए देश में, अगर धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, तो इस पर विवाद चलता रहता है। करंट का टॉपिक है, हम लोग बाद में इसको भी डील करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं लोकतांत्रिक। हमारा जो देश है वह लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश कहने का मतलब यह है कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका चुनाव जो है वो भारत की जनता के द्वारा किया जाता है, वह वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक कहने का मतलब है कि जो संविधान है उसकी शक्ति जनता में निहित है। मतलब कि जो भी हमारे नेता होंगे या फिर जो भी हमारा प्रशासन चलाएंगे उनको जनता जो है वह प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुनेगी। जो वैसे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब कि हम जो है वह अपने नेताओं को चुनते हैं और वो जो है मिल करके अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और वही प्रशासन हमारा चलाते हैं। ठीक है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसके अलावा बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया गया है भारत में, यानी कि एक से अधिक दल जो होते हैं वो भारत में होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कह सकते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वह समाजवादी लोकतंत्र है। ठीक है, क्योंकि आर्थिक न्याय की अवधारणा जो है यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा देश जो है वह लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि गणराज्य या फिर गणतंत्र। गणराज्य या फिर गणतंत्र होने का मतलब है कि हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, जैसे हमारे संविधान का, हमारे जो भारत के प्रथम नागरिक हैं वो राष्ट्रपति हैं, तो उनका जो या फिर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रशासन चलाते हैं, वो जो हैं वह वंशानुगत रूप से नहीं चुने जाएंगे बल्कि जनता के द्वारा चुने जाएंगे। तो इसको बोलते हैं गणतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष जो होता है उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, वह वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा देश जो है वह गणराज्य या फिर गणतंत्र भी है, और इसीलिए लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को कहा जाता है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं तो प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों का भी पता चलता है, या फिर संविधान के उद्देश्यों का भी पता चलता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना भारत की जनता को यह प्रस्तावना का या फिर भारतीय संविधान का उद्देश्य है। अब देख लेते हैं सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है कि जो समाज के सबसे पिछड़े हुए वर्ग भी हैं उनको भी जो है अग्रिम पंक्ति में आने का अवसर मिलेगा, या फिर आपका धर्म, जाति, लिंग इत्यादि, रंग, रूप, वेशभूषा इत्यादि के आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा। यह आपका अनुच्छेद 15 में दिया भी हुआ है कि रंग, रूप, लिंग, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। ठीक है, तो समाज के प्रत्येक नागरिक को जो है समानता का अधिकार मिलेगा, उनमें किसी भी प्रकार का विभेद इन आधारों पर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन भी है, तो इसको बोलते हैं सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है आपका आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय कहने का मतलब यह है कि समाज
देश की जो भी संपत्ति होगी उस पर सभी का समान अधिकार होगा, जितने भी नागरिक हैं उनका समान अधिकार होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि देश की जितनी भी संपत्ति है, जितना भी आपका आयात निर्यात या फिर जितना भी संसाधन है उस पर किसी खास वर्ग का अधिकार हो, ऐसा भारत में नहीं होगा। ठीक है, जितने भी भारत के संसाधन हैं उन पर समाज के सभी वर्गों का, सभी नागरिक का समान अधिकार होगा। इसी को बोलते हैं आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय का भी जो है इसका उद्देश्य है। राजनीतिक न्याय कहने का मतलब यह है कि कोई भी नागरिक हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, यदि उसकी उम्र हो गई है तो यदि वो योग्यता रखता है तो वह क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है, किसी भी चुनाव में भाग ले सकता है। अब चुनाव की योग्यता तो होती है, एमपी बनने की, एमएलए बनने की योग्यता होती है, राष्ट्रपति बनने की, प्रधानमंत्री बनने की, सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है। यदि कोई नागरिक योग्यता को फुलफिल करता है तो वह जरूर अपना मतदान भी दे सकता है अगर 18 वर्ष से ऊपर का है, और योग्यता को फुलफिल करता है तो वह चुनाव भी लड़ सकता है और प्रशासन के किसी भी पोस्ट पर वो पहुंच सकता है। तो इसमें भी कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। तो यह जो है पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 में दी गई है। तो 19(1) का क जो है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह जो स्वतंत्रता है वह असीमित नहीं है। मतलब उसमें कुछ प्रतिबंध हैं कि आप जैसे जेएनयू में आप सुनते रहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो यह सब आप नहीं बोल सकते हैं। मतलब कि भारत की एकता या फिर अखंडता के खिलाफ जो है आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय भावना का अपमान जो है आप नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ सीमाएं हैं, अभिव्यक्ति की भी जो है वो कुछ सीमाएं हैं जिसका पालन करना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो आप देख ही चुके हैं, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक जो है आपका धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार भी दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। तो सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा की समता है और अवसर की समानता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी नागरिक जो है वह किसी भी पोस्ट पर पहुंच सकता है और वहां पर जो है अगर योग्यता को फुलफिल करता है तो वह प्रशासन के किसी भी लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, और प्रत्येक नागरिक की प्रतिष्ठा का ख्याल यहां पर रखा जाएगा और अवसर की समानता दी जाएगी। डीपीएसपी जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो इसका वर्णन करते हैं, अवसर की समानता या फिर प्रतिष्ठा की समानता का वर्णन करते हैं। जैसे कोई पुरुष हो या महिला हो उसके लिए समान वेतन का प्रावधान हो गया, और भी बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं बंधुत्व की भावना का विकास। तो किस प्रकार का बंधुत्व होना चाहिए? वैसा बंधुत्व जो कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने वाला हो और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला हो, वैसी बंधुता चाहिए। बंधुता कहने का मतलब भाईचारा होता है। तो भाईचारा तो गलत कामों के लिए भी ज़्यादा होता है, ज़्यादातर तो भाईचारा जो होता है वो गलत कामों के लिए होता है। किसी को सिगरेट पीना है, गुटखा खाना है, तो भाईचारा तो अधिकतर गलत कामों में ही दिखाया जाता है, चोरी करना, डकैती करना। लेकिन वैसी बंधुता की भावना को विकसित करने का यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। ऐसी बंधुता की भावना का विकास करने का उद्देश्य है यहाँ पर जो व्यक्ति की गरिमा बढ़ाए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा जो संविधान के उद्देश्य हैं उनका भी परिचय प्रस्तावना से हमें मिलता है। इसके अलावा संविधान का अर्थ निर्धारण के लिए भी यह उपयोगी होता है। ठीक है, मतलब विधि के निर्वचन में यह सहायक होता है और संविधान की कुंजी जो है इसको माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा किसी विनिर्दिष्ट उपबंध का यह स्रोत हो सकता है। संविधान में कोई भी प्रावधान दिया हुआ है या फिर कोई भी उपबंध दिया हुआ है तो उसका स्रोत हो सकता है संविधान का
प्रस्तावना, ठीक है। इसके अलावा यह जो है विधायिका की शक्तियों पर सीमा अधिरोपित करने हेतु प्रस्तावना को स्रोत नहीं बनाया जा सकता है। मतलब कोई भी प्रावधान दिया हुआ है या फिर विधायिका की जो शक्ति है उसको सीमित करने के लिए जो है प्रस्तावना के किसी शब्द का या फिर प्रावधान का या फिर उद्देश्य का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो किसी भी अनुच्छेद या प्रावधान का अर्थ अस्पष्ट होने पर प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनका अर्थ अस्पष्ट है या फिर द्विअर्थी है, ठीक है, जिसका अर्थ निकालने में या फिर मीनिंग निकालने में बड़ा मुश्किल होता है, तो उस स्थिति में प्रस्तावना का सहयोग लिया जा सकता है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना भूल गया कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो प्रावधान किया गया है या फिर उद्देश्य रखा गया है, यह 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा। और यह जो बंधुत्व की भावना है यह फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना का विकास जो है यह फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और यह जो आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है यह 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ऐतिहासिक स्रोत के रूप में। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। यह प्रस्तावना के सबसे अंतिम भाग में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको जो है ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी देखा जा सकता है संविधान की प्रस्तावना को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि संविधान की प्रस्तावना क्या होती है। तो यह जो है संविधान के स्रोत के बारे में बताती है, संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताती है। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान का निर्माण क्या सोच करके किया उसका प्रतिबिंब होती है आपकी प्रस्तावना। अब देख लेते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है या नहीं है। तो बेरुवारी संघ मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती मामला में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है और इसलिए उसमें जो है छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब कि संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन उसकी मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। मतलब उसके जो मूल उद्देश्य है, जो मूल भावना है, जो संविधान निर्माताओं का मूल उद्देश्य था, जो उनकी मूल सोच थी, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दोहराया कि संविधान जो है वह प्रस्तावना जो है वह संविधान का आंतरिक भाग है। तो ये तीनों मामला जो है इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो यह तीनों मामला आप लोग लिख सकते हैं, ज़्यादा पॉइंट, ज़्यादा नंबर मिल सकता है। इसके अलावा प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है प्रस्तावना के द्वारा, ठीक है। विधायिका क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में, ठीक है। तो और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं तो यह गैर न्यायिक है, यानी कि प्रस्तावना के बारे में जो है न्यायालय में कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। किसी भी उपबंध में यदि संशोधन होता है तो या फिर संशोधन करना होता है तो इसका प्रस्तावना के बारे में जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसी शब्द के बारे में या फिर किसी उपबंध के बारे में या फिर किसी उद्देश्य के बारे में संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन क्या संभव है या नहीं है। तो प्रस्तावना में संशोधन संभव है, जैसा मैंने बताया केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संशोधन तो संभव है लेकिन संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इसके मूल उद्देश्यों से जो है कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है कि जैसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत बाकी संविधान संशोधन किए जाते हैं, संविधान संशोधन के प्रावधान जो है वह आपका अनुच्छेद 368 में दिए हुए हैं, लेकिन प्रस्तावना में जो संशोधन है वह अनुच्छेद 368 के
प्रावधानों के अनुसार नहीं किए जा सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। और अब तक जो है केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, बार बार मैं ये बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण तथ्य जो कि या तो पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो उद्देशिका प्रस्ताव जो है वह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को जो है इसे स्वीकृत किया गया था। तो दोनों डेट याद रखिएगा एकदम तिथि के साथ कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिएगा। और प्रस्तावना जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। यह भी याद रखिएगा कि प्रस्तावना कहाँ के संविधान से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। और यह जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग रूप में परिभाषित किया प्रस्तावना को, तो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की यह कुंजी है। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य मामला में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था कि यह जो है संविधान की मूल आत्मा है। क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। यह किसने कहा था? गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने ऐसा कहा था। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा पहले मैं बता चुका हूं के मुंशी ने इसको राजनीतिक जन्मपत्री कहा था, यानी कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल कहा था के मुंशी ने। इसके अलावा प्रस्तावना के तहत संकल्प क्या क्या लिए गए हैं? तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने का संकल्प जो है इसके तहत लिया गया है। और हमारा जो भाग 4 है उसके तहत जो आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए, भाग 4 के तहत जो आपके डीपीएसपी हैं या फिर जो आपका भाग 4 क के तहत 51 क में जो आपका मौलिक कर्तव्य दिया गया है उसमें भी जो है यह भावना व्यक्त होती है। ठीक है, उसमें भी ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना जो है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसके अलावा अगर हम लोग देख ले तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। अब्राहम लिंकन ने ये कहा था, यह उनका कथन है। अक्सर हम लोग कथन तो याद रखते हैं लेकिन किसने कहा था यह भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा था कि लोकतंत्र जो है वह जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो है वह निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। यह गणराज्य की परिभाषा है, तो यह हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं। प्रस्तावना में निहित उद्देश्य क्या क्या है? तो वह जो उद्देश्य है वह मौलिक अधिकार डीपीएसपी यानी कि जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में इसकी व्याख्या की गई है। किसकी? संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों की व्याख्या। नेक्स्ट देख लेते हैं संविधान निर्माताओं का लक्ष्य क्या था? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। पहला हो गया लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और यही जो है नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का भी यही उद्देश्य है। तो दोनों आप याद रखिएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय या फिर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो था इनके विचारों में शामिल था। संविधान निर्माताओं का यह लक्ष्य था। नेक्स्ट हम लोग पहले देख चुके हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रमुख औजार है। भारत में तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का एक और प्रकार होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसा कि आप स्विट्जरलैंड में देख सकते हैं, तो उसके 5 प्रमुख औजार होते हैं। पहला है आपका रेफरेंडम, दूसरा है पहल, तीसरा है प्रत्यावर्तन और चौथा है जनमत संग्रह। ठीक है, पहला है रेफरेंडम, दूसरा है पहल, तीसरा है प्रत्यावर्तन और चौथा है जनमत संग्रह। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो है यह
लिया गया था कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से, जो कि हुआ था कब से कब तक? 1789 से लेकर 1799 तक जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी से लिया गया है आपका स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना, या फिर इसका उद्देश्य जो लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखा संविधान की प्रस्तावना को, और अब हम लोग आगे चलेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो लास्ट में जाते जाते एक बार और कहूँगा कि वीडियो पूरा का पूरा ऑनलाइन देखा करिए, पढ़िए, अभी समय है, पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और दिक्कत आपको ही होने वाली है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा, और देख ही रहे हैं पसीना टपक रहा है, तो मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, पंखा चला नहीं सकता क्योंकि आवाज़ जो है माइक में घर 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 करती रहेगी, आपको दिक्कत होगी। तो यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपको लगता है कि वीडियो से कुछ आपको लाभ हो रहा है, तो कृपया कर वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी ज़रूर जोड़िए। जितना ज़्यादा लोग जुड़ते हैं ना, जितना ज़्यादा लाइक आता है, कमेंट आता है ना, जितना ज़्यादा व्यू आता है, वॉच आवर बढ़ता है, तो आदमी के अंदर ना अलग से एक जोश आ जाता है कि यार इतने सारे लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। ठीक है, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग प्रोत्साहित करें, तब जा करके अच्छे से अच्छा वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला पाऊँगा। तो ठीक है, इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।